हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आई होप आप सब लोग नोटबुक बुक लेके जरूर बैठे होंगे साथ में। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, ए और बी दिए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो ए कोऑर्डिनेट ये है, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट हमें ये जो दिए हुए हैं। और एक पॉइंट है इन लाइन सेगमेंट में, एक पॉइंट है पी। ठीक है, एक पॉइंट है पी। अब ये मुझे पता नहीं है पॉइंट क्या है। ठीक है, मुझे इस पी पॉइंट के बारे में पता नहीं है। इस पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, मान लो कि इस पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैं ले लेता हूँ x3, y3। ठीक है, अब मुझे साथ में गिवन में क्या दिया है, मुझे ये बोला हुआ है कि ए पी इक्वल टू 3/7 बी। ए पी जो है वो 3/7 बी है। आप देख सक रहे हैं, अगर मैं ए बी को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए पी अपॉन ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 3/7। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ए पी जो है हमारे पास 3 है और ए बी जो है हमारे पास 7 है। अगर ए बी हमारे पास 7 है और ए पी 3 है और ए बी हमारे पास 7 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पी बी होगा, जो हमारे पास क्या होगा, पी बी होगा। ये जो हमारे पास पी बी होगा ये कितना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पी बी जो है तो ये कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप देख सकते हो कि ए बी जो है 7 है और ए पी जो है आपके पास 3 है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है जी, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एम और एन हो गए, मतलब कि हमारे पास क्या क्या आ गया, एम भी हमारे पास गिवन है। एम कितना है, हमारे पास 3 है और एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास जो है वो 4 है। क्लियर है। अब हमें पी का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम निकाल देंगे, इजीली निकल जाएगा। देखो हमारा क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, हम क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अगर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, ठीक है जी, सेक्शन फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, पी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स में लेट कर लेता हूँ, x3, y3 इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, ब्रैकेट, ठीक है, m x2 प्लस n x1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही कहता है, कॉमा m y2 प्लस n y1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी, हमारे पास ये आ जाएगा। आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए m की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3 है। अगर हम लाइन सेगमेंट में x2 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। n की वैल्यू कितनी है, 4 है। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है। ठीक है, क्लियर है। x1 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू -2 है, होल डिवाइडेड बाय 3 + 4, कॉमा m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 4 है और y1 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास -2 है। ठीक है जी, क्लियर है, यही हमें दिया था। ठीक है, आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, m प्लस n, मतलब कि 3 + 4, कितना आ जाएगा, 3 + 4। ठीक है, इज इक्वल टू 3 to the 6 minus 4 to the 4 into -2 -8 whole divided by 7, comma -4 into 3 -12 -4 into 2 -8 whole divided by 7। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 - 8 -2 होल डिवाइडेड बाई 7, -2 डिवाइड बाई 7 और -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20 डिवाइड बाय 7। तो आप देख पा रहे हैं ये किसके इक्वल है, P
x3 कॉमा y3 के, इसी के इक्वल है, x3 कॉमा y3 के इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा सिंपल है कि x3 जो है हमारे पास जो x3 है वो किसके इक्वल है, -2 डिवाइड बाई 7, और y3 किसके इक्वल है, -20/7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, p जो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो हमने निकाल दिए, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स के जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग जो कर रही है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और बी के दिए हैं पॉइंट के, और 4 इक्वल पार्ट्स में करता है। क्या क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ, ठीक है, ये ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -2, -2, और बी के मुझे दिए हैं 2,8। अब वो कहता है ये 4 इक्वल पार्ट में काटता है। अगर ये 4 इक्वल पार्ट में काटता है तो मान लो मैं इसको ये ले लेता हूँ, 4 इक्वल पार्ट में काटता है सेगमेंट को, तो एक पॉइंट यहाँ पे काटेगा, एक फिर आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास 3, 1 2 3 4, 4 सेगमेंट में काट देता है। और ये जितना भी काटा है इक्वल पार्ट में काटा है, ये हमें क्वेश्चन में लिखा है। अगर ये इक्वल पार्ट में काटा है, मान लो ये ए बी है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता, यहाँ पे पॉइंट्स ले लेता हूँ जो पॉइंट काट रहा है। एक सी, ए बी सी डी, और मैंने ले लिया ई, ठीक है जी, और हमारे पास आ गया ई, ठीक है, ABCD। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट लेता हूँ x2, y2, तो मैं सी के भी ले लेता हूँ ऐसे, सी के में x3, y3, और डी के ले लेता हूँ x4, y4, और ई के ले लेता हूँ मैं x5, y5। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है, ई के भी ले लिए, सी के भी ले, डी के ले लिए। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इन पॉइंट्स के, सी डी और ई के। और ये इतना मेरे को पता है, जो लाइन सेगमेंट्स को 4 इक्वल पार्ट में काट रहा है। अगर इक्वल पार्ट में काट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए से डी है, जो है ये उतना ही है जितना डी से बी है। ठीक है, ये दोनों जो हैं हमारे क्या हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है नहीं, ये इसके इक्वल, ये इसके, ठीक है, यही हमें दिया। ठीक है, मतलब कि ए डी जो है डी बी के, तो हम इसे सेक्शन फॉर्मूला भी लगाते हैं। इस अगर इक्वल है तो इसका मतलब m कितना होगा 1, और n कितना होगा हमारे पास 1 होगा। सेक्शन फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, ठीक है, m और n। बट जब इक्वल है तो हम सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगा देंगे। अगर मिड पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से भी लगा सकते हैं। अगर ए डी जो है इक्वल टू डी बी है तो m उस केस में मैं m 1 ले लूँगा और n कितना ले लूँगा, 1 ले लूँगा। बट हमें उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे डी जो है ऑलरेडी मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो हम सीधा क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाती है मिड पॉइंट। ठीक, अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ये सिंपल कहता है, अगर हमारे पास डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x4, y4 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम सिंपल निकालेंगे। ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो उस केस में हम x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2 हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो x1
प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 होल डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2 + 2, 0/2 कितना होगा 0, कॉमा 2 + 8 10 डिवाइड बाई 2, और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0,5, जो कि किसके इक्वल है d के कोऑर्डिनेट्स x4 और y4। तो उससे तो हमें यही पता लग जाएगा, उससे हमें सिंपल सा ये पता लग जाएगा कि जो x का 4 है वो 0 के इक्वल है और y का 4 उसके इक्वल है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ठीक है, ये हमारे पास निकल गए d के कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब देखो ये सारे इक्वल पार्ट्स में है, तो इसका मतलब हमारा डी पॉइंट जब हमारे पास निकल गया, डी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल गए, हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए, अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो हमारे पास डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 0,5, और डी ए और डी का मिड पॉइंट क्या है सी, तो उसी हिसाब से हम सी का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं सी का मिड पॉइंट निकालता हूँ, सी कितना है आपका x3, y3। अब सी किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, है ना। अगर ए डी का मिड पॉइंट है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x4 होल डिवाइडेड बाई 2, कॉमा और y1 प्लस y4 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 प्लस x4 की वैल्यू कितनी है 0 होल डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और x4 की कितनी वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2, इज और 2 + 5 7/2। ये 2 कैंसिल आउट, हमारे पास जो आएगा कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1, 7/2, जो कि किसके कोऑर्डिनेट्स हैं सी पॉइंट के, x3, y3 के। और इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें सिंपल सा ये पता लग रहा है कि जो हमारा x3 है वो -1 के बराबर है और y3 जो है, तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स निकल आए, ठीक है जी। अब अगर मुझे ई निकालना है तो ई क्या है, ई जो है वो मिड पॉइंट है, और ई किसका मिड पॉइंट है डी और बी का, ठीक है। तो अगर ई जो है आपका मिड पॉइंट है और ई के जो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूं, ई किसके इक्वल है हमारा x5 और y5, किसके x5, y5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, और ये किसका मिड पॉइंट है डी और बी के। तो उस केस में क्या होगा x4 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, कॉमा हमारे पास क्या आएगा y4 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं x4 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, x4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 + 2 होल डिवाइडेड बाई 2, कॉमा और y4 की वैल्यू कितनी है 5 + 8 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 13/2, 2 कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा हमारे पास 1, 13 डिवाइड बाई 2। और ये कोऑर्डिनेट्स किसके आ गए आपके ई के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास x5 है वो 1 के इक्वल है और x4 जो है हमारे पास 13/2 के इक्वल है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, हमें ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और हमने निकाल दिए। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अब देखिए जो रोम्बस होता है ना, उसकी शेप कुछ ऐसे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये है हमारा रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, जो ये डायगोनल्स होते हैं ना आपके, ये डायगोनल्स, ये आपस में क्या होते हैं आपके, जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। इक्वल नहीं, 90 डिग्री पे काटते हैं। हाँ,
ये साइड इसके इक्वल होंगे, साइड सारे इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, ये है हमारा रोम्बस। अब रोम्बस में क्या कहता है, हमें वर्टिसेस दी हैं। मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। ठीक है, ए के जो हमारे पास वर्टिसेस दिए हैं वो मुझे दिया है 3,0। कितना दिया है? 3,0। एंड बी के मुझे वर्टिसेस दिए हैं 4,5। एंड सी के मुझे जो वर्टिसेस दिए हैं वो मुझे दिए हैं -1,4। एंड डी के जो वर्टिसेस हमें दिए हैं वो मुझे दिए हैं -2, -1। ठीक है जी। मुझे कहता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, और एरिया ऑफ रोम्बस का नीचे उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है, हिंट में उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। वो कहता है एरिया ऑफ रोम्बस, जब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है वो सिंपल कहता है कि जो हमारा एरिया होता है किसका, ऑफ रोम्बस का, वो होता है हमारा इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से हो गए हमारे पास, ए सी इंटू बी डी। बट अगर मुझे ए सी निकालना है तो ये तो डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर ए सी का मुझे निकालना है तो यहाँ पे मुझे क्या चलेगा, डिस्टेंस लगेगा। डिस्टेंस इसका ए सी का। ठीक है, क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 कितना है हमारे पास, ए सी निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, -1 एंड -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4,0 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। हमारे पास 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 + 16। ठीक है, 16 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और फर्दर सॉल्व होता है 2 × 16 होता है, 16 होता है तो 2 × 16 होता है। और हमें पता है 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 4, तो आएगा 4√2 यूनिट्स। ये हमारे पास AC निकल गया। उसी तरह से हम BD निकाल लेंगे। अगर हम BD निकालेंगे तो BD के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x2 कितना है हमारे पास। अगर मैं x2 निकालूंगा BD के केस में तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 अगर मैं निकालूंगा तो y2 कितना आ जाएगा, -1 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। इनको कैलकुलेट करेंगे, -6 का होल स्क्वायर 36 + 36, 36 और 36 कितना होगा, 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 3 3 6 और 7 72। अगर 72 को मेरे को कैलकुलेट करना है तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 × 36, मतलब कि आएगा 6√2 यूनिट्स। अब मेरे पास BD भी निकल गया है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है मुझे। फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल है, वह 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो 1/2 इंटू AC कितना है हमारे पास, AC आ गया 4√2 इंटू BD कितना है हमारे पास 6√2, 2 × 2 2 × 4। देखो जो नंबर है वो तो नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, √2 के साथ। 2 × 6 कितना होता है, 12, और √2 × √2 कितना होगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 2 की पावर ये आ जाएगा 1/2 + 1/2, मतलब कि 2/2। पीछे बचेगा 2 की पावर 1, तो इसका मतलब √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 यूनिट्स जो आएगा हमारे पास, ये एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा साइंस का भी टॉपिक्स जो हैं JK SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 8 ख़त्म होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल ख़त्म हो जाती है हमारी क्लास 10th की। ओके, अब इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, जब सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे जो मेन है, फिर हम सारे के सारे
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं 100% ये बोलूँगा कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपके एडवांस मैथ में, फॉरेस्टर का भी मैथ है तो उसमें भी आपका एडवांस मैथ आना है, या और भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे उसमें एडवांस मैथ आना है, कभी भी आपको